नमस्कार बच्चों। आज हम न्यूटन के गति संबंधी नियम के बारे में देखने जाने वाले हैं। तो न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, ऐसे 3 नियम हैं। उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जिससे अब यहाँ दिया गया है, ऐसा क्यों होता है कि स्थिर अवस्था वाली कोई भी वस्तु बल लगाए बिना जगह से हिलती नहीं है। टेबल पर रखी पुस्तकें उठाने के लिए आवश्यक पर्याप्त बल द्वारा टेबल उठाया नहीं जाता। टहली हिलाने पर वृक्ष के फल नीचे गिरते हैं। तो इन सब से हमें ज्ञात होता है कि उपयुक्त घटनाओं के कारण को खोजने पर हमें यह स्पष्ट होता है कि पिंड में जड़त्व है। जड़त्व, पिंड का जड़त्व या पिंड के द्रव्यमान से संबंधित होता है। यह आपने सीखा है। न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम में पदार्थ के इसी गुणधर्म का वर्णन किया गया है। इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व संबंधी सब उदाहरण न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम के उदाहरण बताए गए हैं। जैसे यही हो गया, तो वही यहाँ पर दिया गया है। अब न्यूटन गति संबंधी पहला नियम, इसमें संतुलित और असंतुलित, जैसे हम लोग रस्सी खींच का खेल खेलते हैं, अगर दोनों जगह का बल समान रहेगा तो न कोई हारता है न कोई जीतता है, लेकिन और संतुलित रहता है। जैसे एक साइड का बल ज़्यादा हो गया तो दूसरा साइड क्या होता है? गिर जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है, संतुलित और असंतुलित। जब तक दोनों ओर से प्रयुक्त बल समान होता है तब रस्सी का मध्य भाग स्थिर होता है। यह दोनों ओर से प्रयुक्त बल समान रहने अर्थात बल संतुलित रहने के कारण बल प्रयुक्त करने पर भी रस्सी का मध्य भाग स्थिर रहता है। परंतु जब एक सिरे द्वारा प्रयुक्त बल बढ़ता है उस समय प्रयुक्त बल असंतुलित हो जाता है और परिणामी बल अधिक बल के सिर की ओर प्रयुक्त करता है। जैसे कि हमने देखा, रस्सी का मध्य उस दिशा में आगे सरकता है। अब ये न्यूटन का पहला नियम है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल जब तक कार्य नहीं करता तब तक वह पिंड विरामावस्था और सरल रेखा में एक समान गति से सातत्य रहता है। जैसे अभी हमको ये किताब उठानी हुई तो ये किताब को उठाकर हमको रखना पड़ेगा, तो इस पर बल लगाना पड़ेगा, बाह्य बल, तब जाकर यह विरामावस्था से निकलेगा और इसको हम किसी दूसरी जगह पे रख सकते हैं। कोई पिंड विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में होता है तब उस पर किसी भी प्रकार का बल कार्यरत नहीं होता। ऐसा नहीं है, वास्तविक रूप से उस पिंड पर विभिन्न बल कार्यरत होते हैं, परंतु उनके एक दूसरे को निष्फल करने के कारण कुल परिणामी बल शून्य होता है। न्यूटन के पहले नियम द्वारा जड़त्व का अर्थात पिंड की गति संबंधी अवस्था अपने आप परिवर्तित न होने का स्पष्टीकरण दिया जाता है। इसी प्रकार पिंड की विरामावस्था या पिंड की सरल रेखा में एक समान गति में परिवर्तन करने वाले या परिवर्तन के लिए उद्यत करने वाले असंतुलित बल का स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम हमको क्या बताता है कि जैसे हम किसी भी पिंड जो भी विरामावस्था में है उस पर अगर बाह्य असंतुलित बल जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वह पिंड विरामावस्था की गति से बाहर नहीं आएगा। तो ये हो गया। अब आगे दूसरा देखते हैं, न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम। इसमें आपको दिया गया है, एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर किए गए आघात का परिणाम उस पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग दोनों पर निर्भर होता है। अर्थात बल का परिणाम प्राप्त करने के लिए पिंड के द्रव्यमान और वेग को एकत्र जोड़ने वाला गुणधर्म कारणीभूत है। इस गुणधर्म को न्यूटन ने संवेग कहा है। संवेग मतलब पिंड के वेग और द्रव्यमान के गुणन से प्राप्त होने वाला जो तथ्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि P बराबर mv, मोमेंटम जो संवेग है उसको P से दर्शाया जा रहा है। m मतलब मास और v मतलब वेलोसिटी मतलब वेग, दोनों का गुणनफल क्या होता है? मोमेंटम होता है। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा ज़रूरी होती है, इसके लिए यह सदिश राशि है। संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। मतलब जिस साइड से आप बल लगाएंगे उसी साइड से वह पिंड क्या होगा? आगे जाएगा। वही यहाँ पे दिया है, माना द्रव्यमान m का पिंड प्रारंभिक वेग u है जो हम जानते हैं, पहले किए हैं। उसके गति की दिशा में f प्रयुक्त करने से समय t के पश्चात पिंड का वेग v हो जाता है। पिंड का प्रारंभिक संवेग mv है तथा समय t के पश्चात वो क्या हो जाएगा? अंतिम वेग mv हो जाएगा। फिर संवेग परिवर्तन की दर मतलब संवेग में होने वाला परिवर्तन बटा समय। संवेग परिवर्तन की दर मतलब अब पहले क्या था? संवेग mvu था, फिर बाद में mv हुआ, दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है तो ऋण करेंगे, फिर आ जाएगा एम वी माइनस यू बटे टी। तो ये जो भाग है ये हमको मालूम है, ये क्या है? त्वरण है। ए एक्सलरेशन
है, इसलिए उसको ए से दिखा रहे हैं। अब न्यूटन के गति संबंधी दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। एम वे प्रोपोर्शनल टू एफ, एफ बराबर के एम ए। के क्या है? यह स्थिरांक है, उसका मान 1 माना जाता है। तो लास्ट में तुम्हारा मेन फॉर्मूला क्या आ जाता है? एफ बराबर एम ए। ओके, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये भी पूछता है कि संवेग किसे कहते हैं, और उसका नियम आगे पढ़ेंगे हम। फिर दो विभिन्न द्रव्यमानों तथा प्रारंभ में विरामावस्था में स्थित दो पिंडों का विचार कीजिए और दोनों का प्रारंभिक संवेग शून्य होता है। माना दोनों पिंडों पर विशेष समयावधि t के लिए निश्चित बल F प्रयुक्त किया गया है। हल्का पिंड भारी पिंड की तुलना में अधिक वेग से जाने लगेगा, परंतु उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट होता है कि दोनों पिंडों की संवेग परिवर्तन की दर लेकिन समान है, अर्थात F होगी और उनमें होने वाला परिवर्तन भी Ft होगा, समान होगा। अतः विभिन्न पिंडों पर समान समाधि में समान बल प्रयुक्त करने पर संवेग परिवर्तन समान होता है। ये बताया गया, यहाँ पे उसकी इकाई दी गई है। एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन है, जो कि हम पहले से जानते हैं, और सीजीएस प्रणाली में क्या है? डाइन है। अब आगे देखेंगे न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम। तो प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिणाम में उसी वक्त क्या होता है? प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है। जैसे हम अपने हाथ से दीवार पे मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दीवार को ही इफेक्ट करेगा, वो हमको भी इफेक्ट करेगा। तो ये जो उदाहरण है, यह न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम पर आधारित होती है। या रॉकेट का प्रक्षेपण, वो भी न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम पर आधारित है। देखते हैं। न्यूटन के गति संबंधी पहले दो नियम बल और बल के परिणाम की जानकारी मिलती है, परंतु प्रकृति में बल अकेला हो ही नहीं सकता, उसके साथ कोई और बल कार्यरत होगा ही। बल दो पिंडों के बीच की अन्योन्य क्रिया है। बल हमेशा जोड़ी द्वारा ही प्रयुक्त होता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल प्रयुक्त करता है, उस समय दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर क्या होता है? बल प्रयुक्त करता है, अगर दोनों पिंडों के बीच का बल समान और विपरीत होता है। यही संकल्पना न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम पर स्पष्ट की गई है। पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर प्रयुक्त किए गए बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिणाम वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है और उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोई बॉलिंग कर रहा है, तो बैट से जब बैट्समैन मारता है तो वहाँ पे दोनों का बल लगता है, बॉलर का भी और बैट्समैन का भी। तो ये सब दिया गया है, इसको याद करके रखिए। फिर बंदूक से दागते समय बंदूक का पीछे से रखना, ये भी न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम पर आधारित है। फिर रॉकेट का प्रक्षेपण। अब आगे देखते हैं संवेग की अविनाशता का नियम। तो माना ए का द्रव्यमान m1 तथा प्रारंभिक वेग u1 है, इसीलिए और इसी प्रकार b का द्रव्यमान m2 तथा उसका प्रारंभिक वेग u2 है। संवेग के सूत्र के अनुसार पिंड a का प्रारंभिक वेग क्या है? m1 u1 और b का प्रारंभिक वेग क्या है? m2 u2। जिस समय दोनों पिंडों की परस्पर टक्कर होती है, उस समय पिंड a और b के कारण प्रयुक्त बल क्या होता है? F1 और F2 होता है, और a त्वरित होता है, उसका वेग v1 होता है। तो पिंड a का टक्कर होने के पश्चात क्या मिलता है? m1 और v1। जैसे हमने पीछे देखा है कि जो बल होता है वो किसके गुणनफल के बराबर होता है? वेग और उसके द्रव्यमान के। न्यूटन गति संबंधी तीसरे नियम के अनुसार पिंड a भी पिंड b पर समान बल प्रयुक्त करता है, विपरीत दिशा में प्रयुक्त करता है। उस समय उसके संवेग में परिवर्तन होता है और माना उसका वेग v2 हो जाता है, तो पिंड b का टक्कर होने के बाद उसका संवेग क्या हो जाएगा? m2 v2, जो F2 पर प्रयुक्त होता है। फिर अब विपरीत है, इसलिए यहाँ पे माइनस दिया गया है, और m2 a2 माइनस m1 a1। तो ये सब समीकरण हल करके a क्या होता है? v2 माइनस u2, v माइनस u जो हमने देखा बटा t, इसी तरीके से यहाँ पे रखा गया। t कैंसिल हो गया, और फिर लास्ट में ये बचा है। इस समीकरण को हल करने के बाद फिर एक साइड पूरा v1 को v2 को ले लिया, एक साइड पूरा u1 u2 को ले लिया। तो इसका मतलब क्या है कि जितना संवेग पहले था उतना ही बाद में रहेगा, मतलब टक्कर होने के पहले जो संवेग था वही टक्कर होने के पश्चात है। तो ये यहाँ पे बताया गया। दो पिंडों की अन्योन्य क्रिया करते समय यदि उन पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो तो उनका संवेग स्थिर रहता है और वो बदलता नहीं। तो यहाँ पे दिया गया, यदि दो पिंडों की टक्कर होती है तो उनका टक्कर के पूर्व वाला संवेग टक्कर के पश्चात वाले कुल संवेग के बराबर होता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा है इस तरीके से। फिर आगे
यह सिद्धांत समझने के लिए बंदूक से दागे गई गोली के उदाहरण पर विचार करते हैं। जब द्रव्यमान m1 की गोली द्रव्यमान m2 की बंदूक से दागी जाती है, तब वेग से आगे जाते समय उसका संवेग m1v1 होता है। गोली दागने के पूर्व बंदूक और गोली स्थिर रहने के कारण प्रारंभिक संवेग शून्य होता है और कुल संवेग शून्य होता है। गोली दागने के पश्चात भी उपयुक्त नियमानुसार कुल संवेग शून्य ही है। गोली आगे जाने के कारण बंदूक पीछे की दिशा में सरकती है और इसे भी क्या कहते हैं, प्रतिक्षेप कहते हैं। फिर वही यहाँ पे दिया है, बंदूक की प्रतिक्षेप वेग v2 से ऐसी पद्धति सरकती है और m1v1 प्लस m2v2 बराबर 0। और फिर सबको यहाँ लेके v2 का यहाँ पे वेग दिखा दिया है, -m1/m2 गुणे v1।